नमस्कार, जय हिंद। मैं महेंद्र बाना आज आपके लिए लेके आया हूँ फिजिकल साइंस की राजस्थान स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2023 की आंसर की चर्चा करेंगे अपन। अभी 26 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ उसमें अपन देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आए और इनके आंसर्स क्या होने चाहिए। क्वेश्चन है हमारे पास 51 नंबर क्वेश्चन। ये अपने को बताना चाह रहा है मैक्सवेल बोल्ट्जमान बटन कार्य। मैक्सवेल बोल्ट्जमान बटन कार्य किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो हम सबको पता है एमबी स्टैटिक्स जो है वो है ए ई की पावर माइनस ई अपॉन के टी। ए ई की पावर माइनस ई अपॉन के टी इज द राइट आंसर। तो इसका आंसर है डी। इसके बाद है एक आदर्श गैस अणु की आरएमएस गति कितनी होती है? रूट मीन स्क्वायर। इसकी स्पीड की बात करें अपन तो होते हैं √3 kT/m। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चंस। 53 नंबर क्वेश्चन में है रेडॉन की अर्धायु 3.82 डेज है। रेडॉन नमूने के 60% को क्षय होने में कितना समय लगता है? तो हमारे पास हमें पता होना चाहिए कि इसका हाफ लाइफ टाइम दे रखा है। हाफ लाइफ टाइम दे रखा है 3.82 डेज। 82 डेज दे रखा है। हमें ज्ञात करना है कि अगर ये 60% डीके हो जाता है, अगर ये 60% डीके हो जाता है तो टाइम कितना लेगा? टी का मान ज्ञात करना है। हमें पता है टी इज इक्वल टू होता है n इंटू टी। इसका मतलब हमें अगर n का मान मिल जाए तो हम टी का मान निकाल सकते हैं। देखते हैं n का मान किस प्रकार निकालें। तो हम चर्चा करते हैं n के लिए। हमें पता है कि एक्टिव न्यूक्लियर n इज इक्वल टू होता है n नॉट 1/2 की पावर n, और n जो है 60% डीके होने का मतलब है कि इसमें एक्टिव न्यूक्लियर कितने परसेंट बचेंगे? 40%। तो n का मान आ जाएगा 40/100 ऑफ n0 दैट इज इक्वल टू n नॉट 1/2 की पावर n। इसमें से हमें मिल जाएगा 40/100 और इधर आ जाएगा 1/2 की पावर n। इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 2/5 1/2 की पावर n। दोनों साइड में log ले लेने से हमारे पास ये मान आ जाएगा। फाइनली इसमें हमारे पास आएगा 5.05 डेज। log लेके अगर हम n का मान निकालेंगे और वो n का मान पुट करेंगे हम t के साथ, तो इसका फाइनल आंसर आएगा 5.05 डेज। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चंस देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है नाभिकीय अनुप्रस्थ काट बोर्न के लिए इकाई किसके बराबर होती है? ये बोर्न अप्रोक्सीमेशन मेथड है। इसमें हमें द यूनिट फॉर न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन बोर्न इज इक्वलेंट टू, ये 10⁻⁻14 मीटर स्क्वायर से 10⁻⁻28 मीटर के बीच होता है। तो 28 इसमें दे रखा है, ना ही 14 माइनस का दे रखा है, ना ही इसमें 20 की कोई वैल्यू दे रखी है। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 55 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है। 55 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है। 55 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है। निम्नलिखित में से किसे बेरियन के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लासिफाइड एज बेरियन? आपको पता होना चाहिए बेरियन के अंदर हमें सिग्मा मिलता है, लेमडा है, ओमेगा है, ये सारे बेरियन है। ईटा जो ऐसा है, ईटा एक ऐसा एलिमेंट्री पार्टिकल है जो मेसोन के अंदर आता है, बेरियन के अंदर नहीं आता। इसलिए 55 में सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आता है 56 नंबर। निम्नलिखित में से किसे लेप्टॉन के रूप में वर्गीकृत? आपको पता है लेप्टॉन की 3 फैमिली है, म्यूऑन है, टाउऑन है और इलेक्ट्रॉन की फैमिली है। तो इसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, केऑन ये तो है नहीं। इसका मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है वो लेप्टॉन पार्टिकल
या लेप्टोन फैमिली का सदस्य है या पार्टिकल है। इसके बाद आता है ये 57 नंबर क्वेश्चन, टॉप एंड बॉटम आर विच जनरेशन क्वार्क्स। ये थोड़ा समझने वाली बात है। वैसे फर्स्ट जनरेशन जो थी उसमें नॉर्मली प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इन सभी पार्टिकल्स के बारे में आई थी। सेकंड जनरेशन थी उसमें कुछ अदर पार्टिकल्स भी आए। थर्ड जनरेशन जो थी उसमें ये जो म्यून है, काओन है, इन सब के बारे में हमने सीखा। लेकिन फोर्थ जो जनरेशन थी, फोर्थ जनरेशन, चतुर्थ, जो 1964 में गेलमान, निशिजा और जिंग ने इसके बारे में बताया। इसमें इसका मतलब इसमें ऑप्शंस में नाइन्थ फोर्थ है। जब फोर्थ नहीं है तो इन तीनों में से ही हम कह देंगे इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज इज द राइट आंसर 57 में। नेक्स्ट अगला है हमारे पास 58 के अंदर। 58 में हमारे पास है पार्टिकल ऑन विच द स्ट्रॉन्ग फोर्स एक्ट्स आर कॉल्ड। आपको पता होना चाहिए कि वे सभी एलिमेंट्री पार्टिकल जिन पे प्रबल नाभिकीय बल लगता है या प्रबल बल लगता है वे सारे हेड्रॉन पार्टिकल कहलाते हैं। कौन से पार्टिकल होते हैं? हेड्रॉन। ठीक है, उसके आगे बढ़ते हैं। आपने एक देखा होगा कि इस सेट के एग्जाम में न्यूक्लियर फिजिक्स के एलिमेंट्री पार्टिकल, जो कि सीबीएच की अपनी बुक है, सीबीएच जो कॉलेज बुक हाउस का पब्लिकेशंस है, उसकी हूबहू लाइनें उठाई है इन्होंने और काफ़ी क्वेश्चंस दिए हैं। करीबन 10 से 15 क्वेश्चंस न्यूक्लियर फिजिक्स के आ रखे हैं इसमें, जिसमें एलिमेंट्री पार्टिकल्स से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं करीबन 8 से 10 क्वेश्चंस इसके एलिमेंट्री पार्टिकल्स के क्वेश्चंस हैं और एकदम डायरेक्ट सीधी लाइनें उठाई है वहाँ से। वैसे देखें तो इस पेपर का स्टैंडर्ड जो है वो 11th 12th और ग्रेजुएशन लेवल का ही था। एमएससी लेवल का इसमें मेरे को कहीं दिखा नहीं। 59 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है सभी मेसॉन्स, ये थोड़ा याद रखें, सभी मेसॉन्स बोसोन पार्टिकल होते हैं। कौन से पार्टिकल होते हैं? बोसॉन्स। ये भी एलिमेंट्री पार्टिकल का क्वेश्चन है। इसके अगले 60 नंबर क्वेश्चंस। 60 नंबर क्वेश्चंस में हमें पता होना चाहिए कि द इक्वेशन फॉर क्वाड्रपोल मोमेंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज, आवेश वितरण के चतुर्ध्रुव आघूर्ण का समीकरण ये होता है 2q_d²। चतुर्ध्रुव आघूर्ण का जो मान है वो हम कह सकते हैं 2q_d²। नेक्स्ट आगे की बात करेंगे अपन। अगला हमारा क्वेश्चन है 61 नंबर। 61 नंबर क्वेश्चंस में हम देखेंगे तो हमारे पास एक क्वेश्चन आ रखा है कि एक अनंत समतल शीट के कारण विद्युत क्षेत्र का, सिंपल सी बात है, अगर हमने इनफाइनाइट लेंथ की एक कोई कंडक्टिंग प्लेट की बात करें या नॉन कंडक्टिंग प्लेट की बात करें, अगर कंडक्टिंग होती तो ये सामने स्पष्ट रूप से लिखता कि ये कंडक्टिंग प्लेट है, अदरवाइज हम क्या मानेंगे? इसको नॉन कंडक्टिंग प्लेट मानेंगे। तो सिंपल सी बात है, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग में इतना ही अंतर है कि कंडक्टिंग के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो होता है। नॉन कंडक्टिंग में अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट रहता है। 12th क्लास का अगर हम क्वेश्चंस चैप्टर देखें, 12th क्लास के चैप्टर नंबर 1 के अंदर ही आ जाता है। गाउस लॉ के एप्लीकेशंस में हम सीखते हैं ये बात। तो उसमें हमने देखा है नॉन कंडक्टिंग प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मान है वो σ/2ε0 होता है नॉन कंडक्टिंग के लिए, और कंडक्टिंग के लिए कितना होता है? σ/ε0 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर 61 के अंदर। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आता है, इसके बाद 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट मिनिमम वर्क मस्ट बी डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स टू ब्रिंग ए चार्ज 3.0 माइक्रोकूलम फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट 0.5 मीटर अवे फ्रॉम चार्ज ऑफ 20 माइक्रोकूलम। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको केवल वर्क ज्ञात करना है। वर्क W = K(Q1Q2)/R, दिस इज द फॉर्मूला। जैसे इसमें मान रखोगे तो इसका मान आ जाएगा 1.08 जूल। ये मान वैल्यू रखो, इसमें आंसर आ जाएगा। इसके बाद आपको पता है 63 के अंदर साइक्लोट्रॉन की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है QB/2πm इज द राइट। इस पे इसी फॉर्मूले पे बेस्ड फिर से क्वेश्चन इसी अपने पेपर के अंदर फिर से आया है। दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन। तो 63 के अंदर अगर देखें तो 63 में ऑप्शन ए इज द राइट, QB/2πm। इसके बाद आता है 64 नंबर। 64 नंबर बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और सेम का सेम क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन, वैल्यू थोड़ी चेंज है, इसी पेपर के अंदर फिर से रिपीट हुआ है क्वेश्चंस।
ये कहना चाह रहा है कि एक कुंडली है, एक कोयल है, तार की एक कुंडली का क्षेत्रफल एरिया दे रखा है हमें। क्या दे रखा है? एरिया 2 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, और नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं 100 लूप या फेरे, एक ही बात है। इसमें करंट का मान भी दे रखा है, आई का मान दे रखा है 0.045 एम्पियर। कुंडली को मैग्नेटिक फील्ड का मान दे रखा है कि 0.15 टेस्ला। सिंपल सी बात है, ये हमें पूछा है बल आघूर्ण। क्या पूछा है? बल आघूर्ण का मान, मैक्सिमम। वो भी हमें एक बात का पता है, टाउ इजिकल टू होता है mb sin थीटा, और मैक्सिमम कब होगा? जब थीटा 90 हो। इसका मतलब टाउ इजिकल टू क्या होगा? mb। m क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और m का मान होता है NIA। आप इन सब को मल्टीप्लाई करो और b से बाद में फिर मल्टीप्लाई कर दो तो टाउ का मान आ जाएगा, जो कि आता है 0.014। इसका मतलब 64 में B इज द राइट आंसर। B इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इसके बाद 65 नंबर क्वेश्चन आता है हमारे पास। 65 नंबर क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है। हमें इस बात का पता है कि गाउस का लॉ जो है हमें ये बताता है कि किसी भी क्लोज पाथ के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स का मान क्या रहता है? 0 रहता है। इसका मतलब क्या है कि इसमें नॉन एग्जिस्टेंस है सिंगल मैग्नेटिक पोल का, यानी एकल ध्रुव का अस्तित्व नहीं है। अगर किसी छड़ चुंबक, बार मैग्नेट या कहीं भी किसी प्रकार के मैग्नेट की बात करें तो मैग्नेट के अंदर हम कह सकते हैं कि सिंगल पोल नहीं होता, अर्थात अगर नॉर्थ पोल है तो वहां प्रेजेंट कौन सा होगा? साउथ पोल। इसलिए फ्लक्स का मान क्या रहता है? 0। किसका मान 0 रहता है? फ्लक्स का मान 0 रहता है किसी भी क्लोज पाथ के अंदर। ये गाउस का स्टेटमेंट था। तो इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि एकल ध्रुव का अस्तित्व कौन सा नियम नहीं दर्शाता है, कौन सा नियम बताता है हमें एकल ध्रुव का अस्तित्व नहीं है मैग्नेट के अंदर या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर? वो बताता है गाउस का लॉ। इसका मतलब 65 में डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, आपको ये सिंपल सी बात पता है कि 1 टेस्ला इजिकल टू, नेक्स्ट कौन सा है? 66। इसमें गाउस इजिकल टू टेस्ला पूछा है, तो 1 टेस्ला इजिकल टू होता है 10 टू द पावर गाउस। तो 1 गाउस इजिकल टू क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर -4 टेस्ला। तो इसमें हमें ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 1 गाउस इज इक्वल टू 10 टू द पावर -4 टेस्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 क्वेश्चंस में हमें पता होना चाहिए 67 है क्यूरी टेम्परेचर। बहुत ही शानदार, क्यूरी का जो नियम है वो इसी पे बेस्ड है। क्यूरी हमें क्या कह रहा है? क्यूरी के अनुसार हमें पता है कि एक फिक्स टेम्परेचर पर जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो डाईमैग्नेटिक में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं? पैरामैग्नेट के अंदर। किस में आ जाते हैं? पैरामैग्नेट के अंदर। यानी लोह चुंबकीय पदार्थ जो है वो अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है क्यूरी वाइस के नियम के अनुसार। किसके अनुसार? क्यूरी वाइस के नियम के अनुसार एक ऐसा टेम्परेचर जिसको क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं, और उस क्यूरी टेम्परेचर पर लोह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है। नेक्स्ट, इसके बाद हमारे पास है 68 नंबर क्वेश्चन। 68 नंबर क्वेश्चन तो मेलस का नियम है। मेलस हमें ये बताता है कि अगर कोई दो पोलराइड है और उन पोलराइड की अक्ष के बीच का कोई एंगल थीटा है, कितना एंगल है? थीटा है। तो पहले पोलराइड से अगर जो किसी लाइट की इंटेंसिटी प्रोपगेट होती है, पास होती है या उसको पार करती है, जिसकी वैल्यू I 0 है, तो सेकंड से जब निकलेगी तो उसकी वैल्यू आएगी I इज इक्वल टू I0 cos स्क्वायर थीटा। दिस इज द मेलस लॉ। यही ये कहना चाह रहा है कि इफ इनिशियली अनपोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी I0, अगर अनपोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी I0 है, I0 यहाँ इंटर कर रही है, यूं समझो अनपोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी कितनी है? I0, और ट्रांसमिट थ्रू द पोलराइज्ड शीट थ्रू एंगल थीटा, देन ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी आर गिवन according to the Malus I is equal to I0 cos square theta। फिर आता है 69 नंबर क्वेश्चंस। 69 नंबर क्वेश्चंस हमारे पास है ब्रूस्टर कोण पर आपतित प्रकाश के लिए आपतित और अपवर्तित किरण,
आपतित और अपवर्तित किरण के बीच का कोण कितना होगा, ये आपको पता है। ब्रूस्टर का जो लॉज है वो भी पोलराइजेशन से संबंधित है। वो हमें ये बताता है कि अगर किसी मीडियम पर कोई रे इस प्रकार इंसिडेंट हो, कि इंसिडेंट एंगल अगर आई बी है ब्रूस्टर कोण पर, तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी क्या होगा, आई बी होगा। उसी कंडीशन में जो रिफ्रैक्टेड लाइट है, अपवर्तित जो प्रकाश है, वो क्या होगा, वो होगा पोलराइज्ड। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है और ये है इंसिडेंट लाइट, ये है रिफ्रैक्टेड, तो इनके बीच का जो एंगल है वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री एंगल होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। ये ब्रूस्टर का ही लॉ है। यानी कि ब्रूस्टर कोण पर आपतित प्रकाश के लिए आपतित और अपवर्तित इंसिडेंट, ये इंसिडेंट और ये अपवर्तित, इन दोनों के बीच का एंगल सामने वाला कह रहा है कि जैसे इन दोनों के बीच आई बी है, वैसे ही इनके बीच भी क्या होगा, आई बी। तो आई बी एंगल ये वाला जो वैल्यू है ये क्या कहलाएगा हमारे लिए, 90 डिग्री होगा। कितना होगा, 90 डिग्री। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं 70 नंबर क्वेश्चंस की। बहुत ही शानदार क्वेश्चंस है। इसमें सामने वाले ने कहा है यंग के प्रयोग में लेमडा का मान कितना दे रखा है, 664 नैनोमीटर। रेड लाइट का उपयोग D इज इक्वल टू, डी का मान दे रखा है 0.2 मिलीमीटर की दूरी से अलग किए गए स्लिट्स के साथ किया जाता है। यंग के प्रयोग में लेमडा इज इक्वल टू 664 नैनोमीटर की रेड लाइट है का उपयोग D इज इक्वल टू 0.12 मिलीमीटर की दूरी से अलग किए गए स्लिट्स के साथ किया जाता है। स्क्रीन के स्लिट से L की दूरी, ये आपको पता होना चाहिए, 12th क्लास का ही क्वेश्चन है। ये स्लिट है S1 और S2, इन दोनों, ये स्क्रीन है, इनके बीच का क्या है, गैप इसने दे रखा है 2.75 मीटर। तो स्क्रीन पर केंद्रीय दीप्त आपको पता होना चाहिए, सेंट्रल फ्रिंज हमेशा ब्राइट होती है, हमेशा क्या होती है, ब्राइट होती है। सेंट्रल फ्रिंज से और तीसरी फ्रिंज जो है उसके बीच का गैप चाहिए। तो हमें एक सिंपल सा फॉर्मूला पता है, क्या पता है कि अगर y हमें निकालना हो तो हम फ्रिंज की संख्या को उसकी फ्रिंज की विड्थ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और फ्रिंज विड्थ का सूत्र होता है लेमडा डी अपॉन डी, लेमडा डी अपॉन डी। इसका मतलब y इज इक्वल टू आता है n लेमडा डी अपॉन डी। इस फॉर्मूले में मान रखो, आंसर आ जाएगा। n का मान कितना है 3, लेमडा का मान 664 नैनोमीटर 10⁻⁹, d का मान हमारे पास कितना दे रखा है, d का मान दे रखा है 2.75 अपॉन स्मॉल d कितना है 0.12 मिलीमीटर है। इसका मतलब -3 से डिवाइड कर दो। जैसे ही -3 से डिवाइड करोगे तो फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.56, यूं समझो 456। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 70 नंबर क्वेश्चन के अंदर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अपन, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे के क्वेश्चंस में हमारे पास है व्हाट इज द थ्योरेटिकल मिनिमम एंगुलर सेपरेशन ऑफ two stars that can just be resolved by the 200-inch telescope which is operated at visible light of 550 nanometer। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको रेले का एक नियम याद होगा, रेले की कसौटी एक हमारे पास था कि अगर एंगल थीटा से इसको सेपरेट किया जाता है किन्हीं दो पॉइंट्स को, किन्हीं दो स्टार्स को, तो उसके लिए विभेदन क्षमता जो होती है टेलीस्कोप की, दैट इज 1.22 लेमडा अपॉन होता है डी, लेमडा अपॉन क्या होता है डी, दैट इज 1.22 लेमडा का मान हमें दे रखा है, कितना दे रखा है इसने 550 नैनोमीटर, मतलब मल्टीप्लाई 10⁻⁹। अब d का मान इसने इंच में दे रखा है, किस में दे रखा है, इंच में। इसको आप किस में बदल दो, मीटर में। तो कितना रखेंगे, पहले 200 इंच को सेंटीमीटर में बदलो, 2.54 से मल्टीप्लाई करो, सेंटीमीटर में आएगा, सेंटीमीटर को किस में बदल दो, मीटर में। तो फाइनली हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा
1.70 रेडियन, इतना हमारे पास थीटा का मान आ जाएगा, डी थीटा का मान आ जाएगा। इज इट राइट आंसर? सबको दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं। बात करें कट ऑफ की, तो कट ऑफ मेरे हिसाब से तो कट ऑफ जानी चाहिए 160 से 180 नंबर के बीच, 160 से 180 नंबर के बीच। जनरल वाला कैंडिडेट, जनरल का जो कैंडिडेट है वो 180 क्वेश्चंस, 180 नंबर का मतलब करीबन इसका रीज़न ये है कि इसमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव का मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है, वो भी डेसिमल्स के अंदर है, पॉइंट्स के अंदर है, सीधे मल्टीप्लाई नहीं हो पा रहे। आप अगर मल्टीप्लाई करना भी चाहते हो, जैसे ये 2 इंच दे रखा है, 200 इंच दे रखा है, तो इसको पहले सेंटीमीटर में बदलो, तो 2.54 से मल्टीप्लाई करो, तो वो भी एक कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इसका। उसके बाद अगर आप देखें, हर एक क्वेश्चंस के अंदर देखें, तो कोई भी क्वेश्चन सिंपल डेरिवेटिव नहीं है कि आप सीधा 2 से 4 का डिवाइड कर दो, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं, पॉइंटों के अंदर इसका मान है। अगला अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 में प्रकाश विद्युत प्रभाव में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा, ये भी आपको पता होना चाहिए, 12th क्लास का चैप्टर नंबर 11 के अंदर क्वेश्चन है कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी की बात करें या किसी फोटोन की एनर्जी की भी बात करें, तो वो हमेशा उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा एनर्जी का फोटोन, जितनी ज़्यादा एनर्जी का फोटोन मेटल की सरफेस पे गिरता है, तो काइनेटिक एनर्जी के का मान आपको पता है एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो होता है। न्यू जीरो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो न्यू का मान जितना ज़्यादा होगा काइनेटिक एनर्जी उसकी उतनी ही ज़्यादा होगी। इसी से हम आइंस्टीन की इक्वेशन भी निकालते हैं। आगे देखो नेक्स्ट, ये CO2 लेजर का विद्युत उत्पादन स्पेक्ट्रम किस क्षेत्र में होता है? ये इंफ्रारेड में होता है भाई। ये लेजर का है, ऑप्टिक्स का BSc सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर के अंदर बुक लगती है CBS की, उसमें हूबू लाइन ये भी लिख रखी है। CO2 का जो लेजर है कार्बन डाइऑक्साइड का, उसमें स्पेक्ट्रम जो है वो हमेशा अवरक्त क्षेत्र का होता है, इंफ्रारेड का होता है। तो 73 के अंदर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, और 72 में था ऑप्शन डी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 74 नंबर क्वेश्चंस देखते हैं। 74 नंबर क्वेश्चंस के अंदर हमारे पास है, हाँ ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें फोटॉन्स की संख्या हमें ज्ञात करनी है। 74 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं कि एक 60 वाट का ताप दीप्त प्रकाश बल्ब लगभग 2.1% दक्षता पर काम करता है, यह मानते हुए कि सभी लाइट 555 नैनोमीटर की हरी लाइट है, तो बल्ब द्वारा उत्सर्जित प्रति सेकंड फोटोनों की संख्या। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। देखो हमें एक बात पता होनी चाहिए कि एनर्जी का अगर फार्मूला देखें तो वो होता है पावर इनटू नंबर ऑफ फोटॉन्स इनटू पावर ऑफ एनर्जी E इज इक्वल टू होता है पावर मल्टीप्लाई एफिशिएंसी इनटू टाइम, दैट इज द एनर्जी का फार्मूला। ये फार्मूला है एनर्जी का, और एनर्जी से हम क्या निकाल देंगे, अगर एनर्जी का मान निकल गया E का मान, तो वो होगा NH न्यू, यानी नंबर ऑफ फोटोन इनटू NH न्यू। अगर न्यू फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी है तो HC अपॉन लेमडा कर दो, दैट इज E, इसमें से N का मान निकाल लो बाहर, आंसर आ जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन करने के लिए टाइम चाहिए, और लगभग सभी कंप्यूटर्स के बीच ये एक बड़ी समस्या थी टाइम की। जैसे मैं भी क्वेश्चन पेपर देके आया ये, तो इसमें मेरे भी लास्ट के 20 या 25 क्वेश्चंस बच गए जो मैं कर ही नहीं पाया, और उसको फिर सीधा फिलअप करके आया हूँ, जिसके कारण काफ़ी सारे गलत भी हो रखे हैं। आगे बढ़ते हैं, इसी का आंसर देख लेते हैं कितना आता है। हमें क्या दे रखा है 60 वाट, यानी कि एनर्जी निकाल लेते हैं तो 60 वाट, एफिशिएंसी है 2.1%। 2.1% का मतलब है, आपको पता होना चाहिए 2.1% का मतलब 100 से डिवाइड करो, 100 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.021। कितना आएगा 0.021। 0.021 इज द एफिशिएंसी।
टाइम 1 सेकंड कह रहा है, ये प्रति सेकंड में पूछा इसने, पर सेकंड में 1 सेकंड। दिस इज द एनर्जी, और इसमें एनर्जी का मान हमारे पास आ जाएगा 1.26 जूल। दिस इज द एनर्जी। हम कह देंगे NhC अपॉन लेमडा इज 1.26 जूल, तो n का मान हमारे पास आ जाएगा 1.26 मल्टीप्लाइड लेमडा अपॉन HC। इसको हम सॉल्व करेंगे, लेमडा का मान रखेंगे, h और c का मान रखेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 3.6 इंटू 10 की पावर 18 फोटॉन्स पर सेकेंड, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ये टाइम लेने वाले क्वेश्चंस हैं। हिसाब से देखें तो 1 मिनट में क्वेश्चंस होना चाहिए, परंतु 1 मिनट में क्वेश्चन हो ही नहीं पाते, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं। 75 नंबर 75 हमें पूछ रहा है, ये मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। रेडियो एक्टिव नमूने की सक्रियता किस इकाई में ज्ञात की जाती है? जस्ट थोड़ा दिमाग डाइवर्ट हो गया उस टाइम। ये इसका होता है विघटन प्रति सेकंड, डीके पर सेकंड, विघटन प्रति सेकंड। वास्तव में दिया होना चाहिए। अब विघटन का मतलब नंबर ऑफ मोल्स हो सकता है, क्वांटिटी ऑफ मैटर हो सकता है, न्यूक्लियनों की संख्या हो सकती है। इसका मतलब मेरे को इसमें ज़्यादा सही जो क्वेश्चन लग रहा है मोल पर सेकंड लग रहा है। कितना लग रहा है? मोल पर सेकंड। वैसे सेकंड इनवर्स भी है, लेकिन सेकंड इनवर्स तो प्रति सेकंड के लिए आया है। विघटन किसका हो रहा है ये भी हमें संख्या साथ में देनी पड़ेगी, और किसी चीज़ की संख्या या उसकी मात्रा बताने के लिए उसकी यूनिट को हम मोल में डिनोट करते हैं, इसलिए बी इज द राइट आंसर। कोई किताब वाले हो सकता है सेकंड इनवर्स इसको ले, लेकिन सेकंड इनवर्स इतना ज़्यादा सही नहीं है जितना मोल सेकंड इनवर्स इसका सही आंसर है। आगे बढ़ें। आगे का एक क्वेश्चन है 77 नंबर। इसमें आंसर के अंदर मिस्टेक दे रखी है, पावर्स इसकी गलत लिख रखी है। बाकी ये क्वेश्चंस का आगे की वैल्यू सही है। कैसे क्वेश्चंस देखते हैं। हाउ मनी कंडक्शन इलेक्ट्रॉन आर इन क्यूब ऑफ मैग्नीशियम ऑफ वॉल्यूम 2.00 इंटू 10 की पावर -6 मीटर क्यूब। मैग्नीशियम एटम्स आर बिवेलेंट। मैग्नीशियम हैज डेंसिटी 1.73 है 10 टू द पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 2 × 10 की पावर -6 मीटर क्यूब आयतन के मैग्नीशियम के घन में कितने चालन इलेक्ट्रॉन होते हैं? मैग्नीशियम परमाणु द्विसंयोजक है, बाइवेलेंट का मतलब द्विसंयोजक है। मैग्नीशियम का घनत्व अपने को दे रखा है 1.73 है 10 की पावर 3। सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर थोड़ा दिमाग घर का लगाएं। हमें इसने डेंसिटी दे रखी है और वॉल्यूम दे रखा है, इसलिए हमें पता होना चाहिए कि हम क्या निकाल सकते हैं। देखो, पहले हम मास निकाल सकते हैं, मास m। मास का सूत्र क्या हो जाएगा? डेंसिटी इनटू क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। जब मास का मान निकल जाएगा तो मास अपॉन मोलिकुलर वेट दैट इज n अपॉन नंबर ऑफ अवोगाद्रो। इसमें हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे, नंबर ऑफ मैग्नीशियम के मॉलिक्यूल मिल जाएंगे। मास अपॉन कैपिटल M इंटू Na। इससे हमें नंबर ऑफ क्या मिल जाएंगे? मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। फिर हमें पता है मैग्नीशियम के अंदर कितने कंडक्शन इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैग्नीशियम का मतलब, अब कह दो सर मॉलिक्यूलर वेट कैसे ज्ञात करें? तो अक्सर फिजिक्स के अंदर हम यही मानते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो संख्या है। मैग्नीशियम है 12 नंबर, तो 12 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन, टोटल कितना हो जाएगा? 24। कैपिटल M का मान 24, स्मॉल m का मान डेंसिटी इंटू वॉल्यूम से निकल जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम से निकल जाएगा। और Na से जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, Na का मतलब 6.02 10 की पावर 23। जैसे ही आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आएगा। अभी मैं आपको कह रहा था कि इसका पावर में मिस्टेक है, वो अभी मल्टीप्लाई करके आपको बता देता हूं कैसे। सबसे पहले हम मास निकालते हैं। मास में हमें दे रखा है वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है इसका? 2 × 10 की पावर -6, ये है वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है? डेंसिटी है 1.738 10 की पावर 3। इसीलिए कह रहा हूँ कि ये इतने कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस हैं कि आप 1 मिनट में नहीं कर सकते इनको। ये आ गया मास। इसमें हमें मान मिल जाएगा, और इसके साथ ही हमें चाहिए कैपिटल M। कैपिटल M हमारे पास आ जाएगा 24, और उसी के साथ ही हमें क्या चाहिए? Na भी चाहिए, क्योंकि हमें निकालना है मान, हमें मान निकालना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का। किसका मान निकालना है? नंबर ऑफ मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू Na।
इसका मान आ जाएगा, और इसका मान हमारे पास आएगा, इसका मान हमारे पास आएगा वो है, और इसी में ही हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 12 इलेक्ट्रॉनों से, क्योंकि कंडक्शन और द्विस्वजी है, द्विस्वजी इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि कंडक्शन बैंड के अंदर तो केवल 2 इलेक्ट्रॉन है। 2 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1.72 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अब इसने क्या है, 2 ऑप्शन दे रखे हैं, 1.72 10⁻22 भी दे रखा है, 1.72 10⁻23 भी दे रखा है। तो मेरे हिसाब से तो दोनों ही ऑप्शन आगे की वैल्यू सही है, परंतु पावर्स में मिस्टेक है, इसके कैलकुलेशन करके देखा है मैंने इसका। ऑप्शन सी और डी दोनों में से कोई एक हो सकता है अगर सामने वाला आंसर की माने तो, अदरवाइज इसको ये क्वेश्चंस डिलीट करना चाहिए क्योंकि इसके ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट अगर अपन देखें क्वेश्चन 77 नंबर, तो 77 नंबर क्वेश्चन हमें कह रहा है What is the probability that a quantum state whose energy is 0.1 electron volt above the Fermi energy will be occupied? Assume a sample temperature of 800 Kelvin, बोल्ट्जमान कांस्टेंट का मान दे रखा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि एक क्वांटम अवस्था प्रायित कर ली जाए जिसकी ऊर्जा फर्मी ऊर्जा में इतना अधिकतम मान लें तो नमूना तापमान इतना हो। मेरे हिसाब से 23% इसका आंसर होना चाहिए, मैंने कैलकुलेट करके देखा था, पर फिर भी ये क्वेश्चन मैंने छोड़ रखा है एक बार। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास है, स्टेनगर्ल पे डिपेंडेड है कि चुंबकीय आघूर्ण का क्वांटीकरण। आपको पता होगा मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जो है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट या मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो एक तो ऑर्बिटल मोशन के कारण था, एक स्पिन के कारण था। तो कंप्लीट जो मोमेंटम हम देते हैं तो वो स्पिन के कारण देते हैं और एंगुलर मोमेंटम एल के कारण भी इसका देते हैं। तो टोटल अगर एंगुलर मोमेंटम देखें तो उसमें स्पिन का योगदान है, और स्पिन का सबसे पहले डिस्कवरी कहो या फिर जो स्पिन की एक क्वांटम संख्या के रूप में बताने का प्रयास बताएं तो वो स्टेनगर्लक एक्सपेरिमेंट से ही पता चलता है कि किसी इलेक्ट्रॉन की या किसी फ्री इलेक्ट्रॉन की जो एक क्वांटम नंबर है स्पिन, वो सबसे पहले स्टेनगर्लक एक्सपेरिमेंट में ही पता चला कि इलेक्ट्रॉन की स्पिन है या तो -1/2 होगी या +1/2 होगी। ये स्टेनगर्लक एक्सपेरिमेंट से ही पता चलता है। अगला है हमें कि एक समदेशिक बिंदु स्रोत से विद्युत चुंबकीय विकिरण की तीव्रता स्रोत की दूरी r के साथ किस प्रकार, ये 1/r²। इंटेंसिटी पूछी है इसने, मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है उसकी इंटेंसिटी का फार्मूला जो है वो 1/r² के साथ, ये इसका एक ग्राफ भी आता है 1/r² और इंटेंसिटी ऑफ लाइट के बीच ग्राफ हमेशा स्ट्रेट रहता है, इसलिए ये r के वर्ग के व्युत्क्रम पर डिपेंड करता है। 80 नंबर क्वेश्चन हमें पता चलता है कि यंग के डबल स्लिट इंटरफेरेंस प्रयोग में थीटा का मान दे रखा है, थीटा = sin इनवर्स 2λ/d के लिए कोण है, ये हमें पता होना चाहिए। 2λ मतलब ये आएगा द्वितीय मैक्सिमा के लिए, किसके लिए आएगा, आपको पता होना चाहिए nλ बराबर क्या होता है, d sin थीटा होता है। कितना होता है, d sin थीटा। अब कई किताब वाले रखते हैं 2d sin थीटा। 2d इज द सेपरेशन बिटवीन प्लेन्स, उन प्लेन्स के बीच में या उन एटम्स के बीच का सेपरेशन है 2d, तो यहाँ हम d मान लेंगे सेपरेशंस को। तो n का मान कितना रखें, n का मान इसने देखो फार्मूले में पता चलता है 2 रख रखा है, 2d है इसलिए, तो n का मान अगर 2 रखते हैं तो 2λ = आ गया d sin थीटा। तो हमें पता होना चाहिए 2λ/d = क्या आएगा, sin थीटा। तो थीटा = क्या आएगा, sin इनवर्स 2λ/d। इसका मतलब कौन सा है ये भाई साहब, ये है सेकंड मैक्सिमा। कौन सा है, सेकंड मैक्सिमा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 81 नंबर क्वेश्चंस देखते हैं, 81 नंबर क्वेश्चंस इसका देखते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन में समान न्यूट्रॉन लेकिन भिन्न परमाणु संख्या वाले न्यूक्लियाइड्स क्या कहलाते हैं, ये तो आइसोटोन कहलाते हैं। सम न्यूट्रॉनिक, ये बहुत छोटी सी बात है, सम न्यूट्रॉनिक कौन से कहलाएंगे, आइसोटॉन्स, आइसोटोन हिंदी में बोले सम न्यूट्रॉनिक। नेक्स्ट 82 नंबर क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट बेस्ड है और ये कंटिन्यूस 4 क्वेश्चंस दिए गए स्टेटमेंट बेस्ड, बहुत ही शानदार बातें अपने को बताते हैं।
82 नंबर क्वेश्चन हमें क्या बताना चाह रहा है? एसेंस दे रखा है, द टायर्स ऑफ एयरक्राफ्ट आर स्लाइटली कंडक्टिंग। कहने का मतलब एयरक्राफ्ट के जो टायर है वो चालक इसलिए रखे जाते हैं। इसने रीजन में क्या बताया? इफ द कंडक्टर इज कनेक्टेड टू द ग्राउंड द एक्स्ट्रा चार्ज इंड्यूस्ड ऑन द कंडक्टर विल फ्लो द ग्राउंड। ये बात इसने कही है कि जैसे ही कोई कंडक्टर ग्राउंड से टच करेगा तो उसका एक्स्ट्रा जो चार्ज है वो ग्राउंड को चला जाएगा। तो इसमें कथन सही है, लेकिन इसका रीजन जो है वो गलत है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जैसे ही एयरक्राफ्ट लैंड करता है तो फ्रिक्शन फोर्स के कारण उसके टायर पर तो फिर से एक्स्ट्रा चार्ज और आ जाता है। तो इस चार्ज का तो कोई रीजन ही नहीं है कि उसके टायर को कंडक्टर रखें जिससे उस पे जो फ्रिक्शंस के कारण जो चार्ज है वो ग्राउंड को चला जाए। ये कोई रीजन इसका सही नहीं है। तो ये कथन सही है लेकिन कारण इसका क्या है? गलत है। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास फिर से एक और ऐसा ही है, एसेंस दे रखा है, मेल्टिंग ऑफ सॉलिड्स कॉजेज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये गलत बात इसने कह दी, क्योंकि कोई भी वस्तु जब पिघलती है या मेल्ट करती है तो उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। तो कथन गलत है इसका और कारण सही है। कारण सही क्या बताया? लेटेंट हीट इज द हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट यूनिट मास ऑफ द सॉलिड। यानी आपको पता होना चाहिए कि लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा जो है वो एक ऐसी ऊष्मा है जो टेम्परेचर में चेंज नहीं करती लेकिन उसकी फेज चेंज कर देती है, उसकी अवस्था चेंज कर देती है। यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर कोई आइस है, बर्फ है, तो वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में कन्वर्ट कर देगी। तो फेज चेंज करने के लिए जो हीट चाहिए वो हीट कहलाती है लेटेंट हीट। और Q इज इक्वल टू उसका फार्मूला होता है ml, L इज द लेटेंट हीट। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। आगे इसका यूज भी होगा, लेटेंट हीट का एक क्वेश्चन आ रखा है इसमें भी। नेक्स्ट, पोलराइड से संबंधित इसने कह रखा है, कथन और कारण दोनों सही है, कारण कथन का सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। कैसे? देखो, पहले इसने कहा ए पोलराइड इज ए कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग प्लेन पोलराइज्ड बीम ऑफ द लाइट। ये रीजन है इसका। और एसेंस दे रखा है इसने, द अनपोलराइज्ड लाइट एंड पोलराइज्ड लाइट कैन बी डिसएंगेज फ्रॉम द ईच अदर बाय यूजिंग पोलराइड्स। ये भी बात सही है। पोलराइड का उपयोग करके अध्रुवित प्रकाश और ध्रुवित प्रकाश को एक दूसरे से अलग किया जाता है। कारण इसने दे रखा है, पोलराइड प्रकाश के समतल ध्रुवित बीम का उत्पादन करने में सक्षम है। ये रीजन भी इसका सही है। पोलराइड से तो प्लेन पोलराइज्ड बीम प्रोपगेट होता ही है। 85 नंबर क्वेश्चन, कथन कह रहा है लघु तरंग दे रहे कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे दीर्घ तरंग की तुलना में पृथ्वी की सतह पर अधिक दूरी तय करती है। और यहाँ ये कह रहा है कारण इसका, तरंग दे रहे जितनी लघु होगी तरंग प्रसार का वेग उतना ही अधिक होगा। तो कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन इसने जो रीजन दिया है, कारण दिया इस कथन का, वो क्या है? सही इसकी व्याख्या नहीं करता। क्योंकि जो शॉर्ट वेवलेंथ की जो रेडिएशंस होती है वो उनका वेग ज्यादा होना कोई जरूरी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन की विराम अवस्था में तुल्य, ये सबको पता है। इसने अब ये कई बच्चे, कई स्टूडेंट, कई विद्यार्थी इस बात को भूल जाते हैं। हम लोगों ने सब ने ये रट रखा है, लेकिन वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसने 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहीं नहीं दे रखा। एक जगह मेगा दे रखा है लेकिन 511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है। कोई कंफ्यूज न हो जाए, इसका राइट आंसर होगा 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन की किस क्वांटम संख्या का संबंध उसके नाभिक से दूरी से है? ये प्रिंसिपल क्वांटम संख्या है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और 86 में ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 88 के अंदर आपको पता है मैजिक नंबर्स, ये 12th स्टैंडर्ड की किताब में पढ़ना शुरू करते हैं हम। चैप्टर नंबर 13 के अंदर न्यूक्लियस से संबंधित जो चैप्टर है उसमें मैजिक नंबर 2, 8, 20, 28, 50, 82 और 126 इज द मैजिक नंबर। अगला हमारे पास है सूर्य के केंद्र का तापमान, टेम्परेचर दे रखा है और उसके समतुल्य तापमान निकालना है। अरे सिंपल सी बात है, E इक्वल टू KT रखो, हमें एनर्जी का मान निकालो। सिंपल सी बात है, एनर्जी का मान ऑटोमेटिक इसमें आ जाएगा 1.3 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। K और T का मान रखो, एनर्जी के रूप में आ जाएगा। यानी इतनी एनर्जी का अगर कोई सोर्स होगा तो उसका भी टेम्परेचर इतना ही जनरेट होगा। तो 1.3 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 89 में ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 90 के अंदर है स्ट्रेंजनेस इज कंजर्व्ड इन इंट्रैक्शन इन्वॉल्विंग। ये याद रखो, वीक इंट्रैक्शन जो है उसमें स्ट्रेंजनेस जो होती है वो 0 होती है। न्यूक्लियर फिजिक्स का ये एलिमेंट्री पार्टिकल से संबंधित मैंने कहा भी है कि उसके बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। यहाँ फिर से इसने एक क्वेश्चन डाला है। तो वीक इंट्रैक्शन वाले जो भी हैं
उनकी स्ट्रेंजनेस क्या होती है, 0 होती है। और जो स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शंस वाले हैं, द स्ट्रॉन्ग फोर्स वाले हैं, प्रबल बल वाले हैं, उनकी अन्योन्य क्रिया की विचित्रता कंजर्व रहती है, क्योंकि उसमें -1 वाले होते हैं, 1 वाले होते हैं और -2 वाले भी हैं, जैसे ओमिका है आदि। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है खगोल भौतिकी में लंबाई। ये 11th क्लास का चैप्टर नंबर 2 का छोटा सा शुरुआत में आता है। आपको पता होना चाहिए पारसेक जो है सबसे बड़ी यूनिट है, पीसी। पारसेक क्या है, सबसे बड़ी यूनिट है। और एक पारसेक का मान होता है 3.08 10⁻16 मीटर। लेंथ की सबसे बड़ी यूनिट है पारसेक। पारसेक को लाइट ईयर में बदलना है, 1 लाइट ईयर कितना होता है, 9.46 10⁻15 मीटर होता है। इनको इंटर रिलेशन कर दो, इंटर रिलेशन में आएगा 3.26। इसमें वैसे भी ध्यान से देखो 10 प्रकाश वर्ष तो हो नहीं सकता, इतनी बड़ी राशि तो है नहीं। और 0.3 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 0.3 होने का मतलब लाइट ईयर से छोटी होगी। और 1 प्रकाश वर्ष, इसका मतलब दोनों एग्जैक्ट बराबर होनी चाहिए, वो भी नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन अगर आप देखते तो आपको कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। 3.26 लाइट ईयर इज द राइट आंसर। 1 पारसेक में इतना होता है। अगला एक क्वेश्चन फिर आ रहा है, एक अनंत पर शून्य संदर्भ विभव का उपयोग करके उस मात्रा का निर्धारण करें। इसमें Q का मान दे रखा है और R का मान दे रखा है, V का मान निकालना है। V इजिकल टू वही फार्मूला KQ/R। फार्मूले मान रखो 300 वोल्ट इसका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, 300 वोल्ट। ए इज द राइट आंसर। बल बनाम समय ग्राफ, अरे बहुत ही सिंपल है। F और dt के बीच अगर आप ग्राफ खींचते हो, मान लो कैसा ही ग्राफ आ गया, ऐसा कोई ग्राफ आ गया, तो आपको पता होना चाहिए ग्राफ का एरिया होगा F.dt। और F.dt होता है इम्पल्स, आवेग। क्या होता है, आवेग। तो आवेग इज द राइट आंसर, इम्पल्स। जैसे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ है उसका एरिया की बात करें जो वर्क को रिप्रेजेंट करता है, वैसे ही आवेग फोर्स और टाइम के बीच जो ग्राफ है उससे रिप्रेजेंट होता है। 94 नंबर क्वेश्चंस 94 नंबर में है, ये हमारे पास आएगा। बहुत ही सिंपल ये भी क्वेश्चंस है। इसमें इसने कह रखा है V का मान दे रखा है, एक्सीलरेटिंग वोल्टेज का मान दे रखा है और रेडिएशंस का मान पूछा है। किसका मान पूछा है भाई, रेडिएशंस का। तो हमें पता होना चाहिए h न्यू इजिकल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में एनर्जी आती है, दैट इज hc/λ। दिस इज eV0। V0 का मान दे रखा है, E का मान दे रखा है, लैम्डा का मान निकाल लो। तो hc/eV0 ये सारी वैल्यू रखो, h का मान, c का मान, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, V का मान। तो हमारे पास आ जाएगा 0.0248 नैनोमीटर। क्या वैल्यू आ जाएगी भाई, 0.0248। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 95 नंबर क्वेश्चंस। 95 नंबर क्वेश्चंस भी हमें यही कह रहा है कि एक कोई इंक्लाइंड प्लेन है जो 30 डिग्री कोण पर किसी एक बॉल को किसी पर्टिकुलर हाइट, इसने हाइट दे रखी है, 6 किलोग्राम द्रव्यमान की रेडियस r वाली कोई एक समान 6 किलोग्राम द्रव्यमान और r त्रिज्या की एक समान गेंद विराम अवस्था से 30 डिग्री कोण वाले रैंप पर आसानी से लुढ़कती है। रैंप के तल तक पहुंचने के लिए गेंद 1.2 मीटर की ऊर्ध्व ऊंचाई से नीचे लुढ़कती है, यानी ये जो वैल्यू है ये इतना मीटर है। तो इसका यहाँ पर वेलोसिटी चाहिए। वेलोसिटी का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, 11th क्लास का चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन है ये। इसका फार्मूला होता है 2gh/1 + k² r²। इज द राइट आंसर। अब बॉल जो है वो होती है स्पेरिकल, स्पेयर के लिए k² r² का मान होता है 2/5। कितना होता है भाई, 2/5। ये k²/r² का मान यहाँ रखो, 2gh, h का मान इसने दे रखा है, g का मान 9.8 रखो, तो v का मान हमारे पास आ जाएगा 4.1 मीटर पर सेकंड। कितना जाएगा, 4.1 मीटर पर सेकंड। 96 नंबर, ये बहुत ही सिंपल है। एक रेडियन के अंदर परिक्रमण पूछा है। याद करो कि अगर एक साइकिल कंप्लीट करते हैं तो एंगल कितना बनता है, 2π। और 2π में रेडियन कितना होता है, 2π में रेडियन कितना होता है, 2π रेडियन में एक परिक्रमण होता है, 2π रेडियन में एक रिवोल्यूशन होता है। तो एक रेडियन में कितना हो जाएगा, 1/2π रिवोल्यूशन।
जैसे ही 1/2 पाई 1 का भाग दोगे 2 पाई 1 में 2 पाई का भाग दोगे तो यह आ जाएगा 0.159 रिवोल्यूशन, यानी एक रेडियन में 0.159 रिवोल्यूशन होंगे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, नेगेटिव पोटेंशियल होता है अर्थ का, पृथ्वी की सतह पर भू गुरुत्वीय विभव का मान क्या होता है? शून्य। शून्य नहीं होता, ऋणात्मक होता है, अनंत भी नहीं होता और अधिकतम मान का आधा भी नहीं होता। अगला है, पॉइंटिंग सदिश की एसआई यूनिट वाट पर मीटर होती है। ये बहुत ही सिंपल है। पॉइंटिंग सदिश आपको पता है एस ई क्रॉस बी, ये आ जाए वाट पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 8th क्लास के 12th क्लास के चैप्टर नंबर 8 के अंदर भी पॉइंटिंग वेक्टर आ जाता है, ग्रेजुएशन में पॉइंटिंग वेक्टर है ही। पृथ्वी के वायुमंडल के शीर्ष पर धूप एक विद्युत क्षेत्र के साथ प्रवेश करती है, जिसकी आरएमएस वैल्यू पूछनी, आरएमएस वैल्यू दे रखी है। विद्युत चुम्बकीय तरंग की औसत कुल ऊर्जा का घनत्व ज्ञात कीजिए। याद करो, ई का मान होता है एप्सिलॉन नॉट ई आरएमएस का स्क्वायर। क्या होता है? E इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई आरएमएस का स्क्वायर। तो औसत कुल ऊर्जा घनत्व पूछा है, तो औसत कुल ऊर्जा घनत्व के लिए एप्सिलॉन नॉट का मान रखो, ई आरएमएस का स्क्वायर करके मान रखो, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये सबको पता ही है, F इज इक्वल टू होता है R/2। यही पूछा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है, ये तो 10th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 100 में एक 2 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु अवतल दर्पण से 7.1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। U का मान दे रखा है, जिसकी वक्रता त्रिज्या R का मान दे रखा है। प्रतिबिंब की स्थिति की दूरी ज्ञात करो। यानी कि आपको पता है अवतल दर्पण के लिए फार्मूला होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर R दे रखा है, तो R/2 इज इक्वल टू F। F का मान निकाल लो, F का मान आ जाएगा 10.2/2, दैट इज 5.1 सेंटीमीटर। ये F का मान आ गया। U का मान 7.1 दे रखा है, V का मान निकाल लो। V पूछा है, क्या पूछा है भाई? V का मान ही इसने पूछा है। तो ये फार्मूला आ जाएगा 1/F माइनस 1/U दैट इज 1/V। 1/F का मान है 5.1 माइनस 7.1 दैट इज 1/U। इसका मान निकालोगे तो 18.1 सेंटीमीटर के करीब इसका मान आएगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या आंसर आएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 102 के अंदर 102 में है, एक वस्तु अपसारी लेंस के बाईं ओर, अपसारी लेंस याद रखना, डाइवर्जिंग लेंस को हम कहते हैं कॉनकेव। क्या कहते हैं? कॉनकेव। ये इसलिए इसने घुमा के दिया है कि थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए, और कन्वर्जिंग जो लेंस होता है उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। बस ये दो बातों से आपको पता चल जाएगा, इसका आंसर आप निकाल सकते हो। वही फार्मूला लगाना है 1/F। नो, इसमें फार्मूला क्या दे रखा है? इसमें आवर्धन पूछ रखा है। क्या पूछ रखा है? आवर्धन। और फोकस दूरी दे रखी है। क्या दे रखी है? फोकस दूरी। और U का मान दे रखा है 7.1। F का मान दे रखा है -0.08 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है? F का मान दे रखा है, U का मान दे रखा है, M का मान पूछा है। किसका मान पूछा है भाई? M का मान पूछा है। तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है F/F प्लस U। इसमें मान रख दो। ये सारे पॉजिटिव रखने, ये याद रखना, क्योंकि U भी नेगेटिव होता है अपसारी लेंस में। अपसारी लेंस में U भी नेगेटिव, F भी नेगेटिव, सारी की सारी इधर ही मानते हैं हम सब कुछ। तो ये आ जाएगा, जैसे ही आप F/F प्लस U में इसका मान रखोगे तो ये मान आएगा 0.417। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 102 में ऑप्शन। प्रश्न आपने ध्यान से पढ़ लिया होगा। एक वस्तु अपसारी लेंस के बाईं ओर 7.1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, जिसकी फोकस दूरी F बराबर -5.08 सेंटीमीटर है। इसका आवर्धन कितना होगा ये हमें ज्ञात करना है। 103 में लेंस की शक्ति के लिए ऐसा ही मात्रक डायप्टर होता है। पावर ऑफ लेंस याद रखो, कॉनकेव जो लेंस होता है उसके लिए पावर होती है नेगेटिव। कॉनकेव मतलब डाइवर्जिंग, और कन्वर्जिंग जिसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स, उसके लिए पावर जो होती है वो होती है पॉजिटिव। तो कन्वर्जिंग लेंस इज द राइट आंसर। और 104 में ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
अभिसारी, हिंदी में क्या बोलेंगे, अभिसारी। ये आपको पता है डॉपलर प्रभाव, डॉपलर प्रभाव में स्रोत सोर्स जिसकी वेलोसिटी vs है, ऑब्जर्वर जिसकी वेलोसिटी v है, एक दूसरे के विपरीत चल रहे हैं। तो याद रखो एन डैश का मान हमें पता है, ये होता है v माइनस वी एस अपॉन v प्लस वी ओ, ये आंसर होता है। और इंटू एन, इसका रिवर्ट कर दो, जस्ट लेमडा का मान आ जाएगा। लेमडा इजिकल टू आपको पता है सी अपॉन एन डैश होता है, एन डैश का मान रखो, आंसर आ जाएगा। तो आंसर सी इज द राइट आंसर। किसमें 105 के अंदर लेमडा ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू लेमडा रेस्ट 1 प्लस वी अपॉन सी बट्टा 1 माइनस वी अपॉन सी। दिस इज द डॉपलर इफेक्ट। 106 नंबर, निम्नलिखित किस प्रक्रिया में आवेश संरक्षण का पालन किया जाता है? आवेश संरक्षण रेडियो एक्टिविटी में होता है, विलोपन में भी होता है, युग्म उत्पादन में होता है, पालन किया जाता है। इसका मतलब इन सभी के अंदर किया जाता है। रिकॉम्बिनेशन होता है, उसमें प्लस माइनस होता है। और एनिलेशन जो होता है, एनिलेशन में जैसे फोटोन है, गामा है, तो उसका अगर प्लस और माइनस में टूटता है तो पहले जीरो था, बाद में भी जीरो ही है। रेडियो एक्टिविटी में भी यही चीज़ है कि अगर विघटन होता है किसी का न्यूक्लियस का, तो पहले जितना चार्ज उस पर रहता है उतना ही चार्ज बाद में विघटन के बाद रहता है। तो ये सभी इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं। आगे है, एक उदासीन जल अणु H2O की वाष्प अवस्था में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दे रखा है, P का मान दे रखा है। अणु के धनात्मक और ऋणात्मक आवेश के केंद्र से दूरी ज्ञात करनी है। दूरी P का सूत्र क्या होता है भाई? 2AQ होता है, 2AQ। हमें 2A का मान देखना है। 2A का मान क्या होगा? P अपॉन Q। Q कितना है? चार्ज Q H2O के अंदर होता है 10 इलेक्ट्रॉनों के बराबर। किसके बराबर होता है? 10 इलेक्ट्रॉनों के। P के अंदर भाग दे दो, 6.2 इंटू 10 की पावर माइनस 30 के अंदर भाग दे दो, तो आंसर आएगा 3.9 पिकोमीटर। कितना आएगा? 3.9 पिकोमीटर। 107 के अंदर सी, ऑप्शन सी इज द राइट। 108 नंबर क्वेश्चन, 108 नंबर क्वेश्चन हमें बता रहा है, 108 नंबर क्वेश्चन, वर्ग के केंद्र में स्थित बिंदु P पर विद्युत विभव क्या है जिसके प्रत्येक शीर्ष पर 1 नैनो कूलाम का आवेश है? वर्ग की प्रत्येक भुजा 1 मीटर की है। आपको पता होना चाहिए ये वर्ग है, प्रत्येक पर 1 नैनो कूलाम, ये प्लस के ही हैं सारे के सारे। और यहाँ इसने कहा है P पॉइंट पर ज्ञात करो, तो पहले तो आपको यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए। यहाँ से यहाँ तक की दूरी के लिए आप क्या करोगे? इसको हाफ करके देखो, हाफ करोगे तो ये कितना जाएगा? 1/2। ये भी कितना आएगा? 1/2। तो यहाँ शायद ये आ जाएगा 1/√2 आ जाएगा, 1/√2, क्योंकि ये फार्मूला आएगा हाइपोटेनियस बनेगा। हाइपोटेनियस बनेगा तो हमारे पास ये फॉर्मूले में आ जाएगा 1/√2 वाला फार्मूला लग जाएगा। इसका स्क्वायर प्लस हाफ का स्क्वायर, दैट इज ये डिस्टेंस आएगी। इसका फार्मूला आ जाएगा 4 1/4, तो यह आ जाएगा 2 2/4 1/2, 1/√2 आएगा। इसका मान कितना है? 1/√2। तो एक आवेश के कारण विभव ज्ञात कर लो। V इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है? KQ/R। R का मान क्या है? 1/√2। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो यार, 4 से मल्टीप्लाई करते ही इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 50 वोल्ट। कितना आ जाएगा? 50 वोल्ट, 50 वोल्ट। वर्ग के किनारे पे 4 चार्ज दे रखे हैं, एक चार्ज का मान निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर दो। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन विराम अवस्था में 5000 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित होता है, तो इस त्वरण के फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन की गति क्या होगी? और द्रव्यमान भी दे रखा है। आपको पता होना चाहिए mc² वाला फार्मूला लगा दो, हाफ mv² के बराबर। इसमें v का मान निकाल लो, m से m कैंसिल हो जाएगा, c² में इसका भाग दे दो, हाफ से मल्टीप्लाई करके और अंडर निकाल दो उसका। विराम अवस्था में वोल्टेज के रूप में दे रखा है। एक मिनट काइनेटिक एनर्जी पूछी है इसने, तो ई वी को बता दो, हाफ एम वी वेलोसिटी वाली, ये वी वोल्टेज वाला है। तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 को v से मल्टीप्लाई करो 5000 से, और 1/2 मास 9.1 10 की पावर माइनस 31 वेलोसिटी का स्क्वायर हमें चाहिए। इसको हल कर लो, ऑप्शन आ जाएगा 4.2 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड। अगला देखो, अगला हमें देखना है रेजिस्टेंस, हमें ज्ञात करना है। मान लीजिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड तांबे का तार का प्रतिरोध R 20 डिग्री पर, R 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस कितना है?
1.05 ओम, और R100 पर हमें चाहिए इसका मान। एल्फा का मान इसने दे रखा है 0.00393। सिंपल सा फार्मूला है, आर टी इजिकल टू क्या होता है, R0 1 प्लस एल्फा टी, ये फार्मूला होता है। इसमें मान रख दो। पहले आपको पता है R20 दैट इज R0 1 प्लस एल्फा 0.00393 इंटू टी कितना है 20, मल्टीप्लाई कर दो। ये R20 का मान हमें दे रखा है 1.05 R0, और इसको हल कर लो। फिर इसमें डिवाइड कर दो, किसका डिवाइड कर दोगे, R100 का, R0, और यहाँ 1 प्लस एल्फा का मान 0.00393 मल्टीप्लाइड 100, इसका डिवाइड करेंगे R0 से R0 कैंसिल हो जाएगा, R100 ऊपर चला जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई का R100 का मान निकालो, जिसका मान आएगा 1.38। कितना मान आएगा 1.38। 110 के अंदर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 110 के बाद आएगा 111 नंबर क्वेश्चन। 111 नंबर क्वेश्चन है, हमें विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। प्रतिरोध किसी वस्तु का गुण है, और प्रतिरोधकता किसका गुण है, पदार्थ का। वस्तु का मतलब जो आपको मटेरियल दिया गया उसका रेजिस्टेंस कितना है, तांबे का कितना है, तांबे के तार की मोटाई चौड़ाई, किस कोई आकृति बना दी उसकी तो वो वस्तु बन गई है, उसका रेजिस्टेंस कितना है। और वही तांबे का आप आकार कैसा ही दे दो, लेकिन उसकी एक अलग से प्रॉपर्टी रहेगी, चाहे आप उसकी लेंथ बढ़ाओ, मोटा कम करो, ज़्यादा करो, लेकिन रेसिस्टिविटी उसकी फिक्स रहेगी तांबे की। इसलिए प्रतिरोध किसी वस्तु का गुण है और प्रतिरोधकता पदार्थ का गुण है। 112 नंबर देखो, 112 नंबर है, एक तांबे के तार में स्थिर धारा I का मान प्रवाहित हो रहा है 125 एम्पियर। इसमें 1.2 मीटर दूर बिंदु पर इस तार से 1 सेंटीमीटर खंड के कारण चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करो। अरे बहुत ही सिंपल फार्मूला है, म्यू 0.4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। म्यू 0.4 पाई का मान कितना है 10⁻⁷, आई का मान कितना है 125, डीएल का मान कितना बता रखा है इसने, डीएल का मान हमें बता रखा है इसने, डीएल का मान 1 सेंटीमीटर बता रखा है। कितना बता रखा है 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर को 0.01 मीटर में बता दो, डिवाइड बाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मतलब 1.2 मीटर है ना, तो 1.2 दो बार मल्टीप्लाई कर दो। ये हमारे पास बी का मान आएगा, जो आएगा 8.7 इंटू 10⁻⁸ टेस्ला। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 113 के अंदर 113 में हमें क्या दे रखा है, पावर दे रखा है पी। पी इज इक्वल टू पता है आपको आई स्क्वायर इंटू आर भी होता है, और क्या होता है नो, हाँ बिल्कुल, P इज इक्वल टू होता है V इंटू आई, और I की जगह V अपॉन आर रख दो तो यह आ जाएगा V स्क्वायर अपॉन आर, दैट इज द P। तो R ऊपर ले जाओ, V स्क्वायर अपॉन P। वोल्टेज आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 12, तो 12 बार 144 डिवाइड बाई कितना है 40, दिस इज द R। तो 144 में 40 से डिवाइड करो तो हमारे पास आ जाएगा 3.6 ओम, दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब। यही कहा है इसने, 12 वोल्ट के लिए डिजाइन की गई 40 वाट की ऑटोमोबाइल हेडलाइट का प्रतिरोध ज्ञात करो, तो आएगा 3.6 ओम। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। 114 में 114 भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये मैंने पहले भी कह रखा है कि इसने किसकी बात की है, 2 मीटर लंबी संधारित्र कार्ड साधित्र कार्ड के 2 तार 3 मीटर दूर है और 8 एम्पियर का करंट प्रवाहित होता है। एक तार दूसरे तार पर डालने वाले बल की सिंपल सी कंसेप्ट F अपॉन L इज इक्वल टू म्यू 0 I1 I2 अपॉन होता है 2 पाई R। ये आपको याद होगा, 2 तारों के बीच लगने वाला प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल। इसको 4 पाई बनाने के लिए हम क्या करेंगे, F को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 म्यू 0 अपॉन 4 पाई। अब पता चल गया I1 I2 दोनों तारों में 8 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। रेडियस डिस्टेंस दे रखी है, डिस्टेंस कितनी मिलीमीटर दूर है 3 मिलीमीटर, मतलब 3 इंटू 10⁻³ कर दो, और L का मान 2 मीटर दे रखा है, तो यह आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁷, इसका मान 10⁻⁷ हो जाएगा। I1 कितना है 8 इंटू 8
और डिवाइड बाई आर कितना दे रखा है, आर इसने दे रखा है 3 मिलीमीटर, मतलब -3 मीटर। बस इसको होल कर लो, इसको सॉल्व करते ये आंसर आएगा 0.0085 न्यूटन। कितना आंसर आएगा, 0.0085 न्यूटन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फिर आगे क्वेश्चन है, तार के एक वर्ताकार लूप का व्यास डायमीटर दे रखा है, इसमें 10 लूप हैं, प्रत्येक लूप में करंट 3 एम्पियर है और कोयल को 2 टेस्ला बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। इस क्षेत्र द्वारा कोयल पर डाला गया अधिकतम बल आघूर्ण टाउ का मान, वही फार्मूला एम बी साइन थीटा वाला फार्मूला है हमारे पास, एम बी साइन थीटा का फार्मूला है। और मैक्सिमम के लिए साइन थीटा का मान कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। एम का मान क्या होना चाहिए, एन आई ए, और ए का मान क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। क्या होगा भाई, पाई आर स्क्वायर। इसने देखो व्यास कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर दे रखा है, तो पाई रेडियस कितना हो जाएगा, 10 इंटू 10 की पावर -4, 10 का हो जाएगा 100, स्क्वायर करना है ना हमें, एरिया आ जाएगा। और इस एरिया को एन और आई से मल्टीप्लाई कर दो तो एम का मान आ जाएगा, और एम का मान आने से हम बी से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फाइनली इसका फाइनल आंसर आएगा 1.88। एरिया आने से क्या आ जाएगा, कैपिटल एम, क्योंकि कैपिटल एम में कितना है, 10 लूप, एन का मान 10 दे रखा है, और करंट का मान कितना दे रखा है, करंट का मान इसने दे रखा है 3 एम्पियर, और एरिया का मान अभी यहाँ पड़ा है पाई 110 की पावर -4, ये एम का मान आ गया। इसको मल्टीप्लाई किससे कर दो, बी से, बी का मतलब 2 टेस्ला है, 2 टेस्ला, तो एम बी का पूरा मान आ गया। इस कंप्लीट मान को जब आप सोल्व करते हो तो 1.88 न्यूटन आ जाएगा इसका मान। वैसे न्यूटन मीटर आना चाहिए इसका मान, क्योंकि बल आघूर्ण का मान होता है टाउ इज इक्वल टू होता है F.dr। हाँ, अगला क्वेश्चन, ये पता ही है आपको, द्रव ऑक्सीजन जो है वो अनुचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है। अनुचुंबकीय पदार्थ के और भी कई उदाहरण है, एल्यूमिनियम है, सोडियम है, ऐसे कई उदाहरण है, एग्जाम्पल है इसके। और अगर अपन देखें साल्ट इसके रूप में, लिक्विड फॉर्म के रूप में, तो आयरन है, निकल है, इनका जो घोल होता है वो भी अनुचुंबकीय पदार्थ ही होता है। अगला है, मान लीजिए साइक्लोट्रॉन 12 मेगाहर्ट्ज की दोलक आवृत्ति पर परिचालित है और इसकी डी की त्रिज्या जो है 53 सेंटीमीटर है। साइक्लोट्रॉन में ड्यूट्रॉन को त्वरित करने के लिए आवश्यक चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, सिंपल सी बात है, एम का मान दे रखा है ड्यूट्रॉन में कितना, 3.34 10 की पावर -27 किलोग्राम। आवृत्ति का सूत्र होता है QB/2πm। अब तो समझ गए होंगे ड्यूट्रॉन के लिए आवेश कितना होता है, एक ही होता है, +1, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है इसका आवेश। बी का मान दे रखा है, सब दे रखा है इसने, क्या क्या दे रखा, बी तो पूछा इसने, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण। एन का मान दे रखा है 12 मेगा का मतलब 10 की पावर 6, मेगा का मतलब 10 की पावर 6 हर्ट्ज, और इनटू मल्टीप्लाई और कर दो ना पूरा कंप्लीट एक साथ ही, 2πm डिवाइड बाई क्या आ जाएगा भाई, डिवाइड बाई आ जाएगा Q का मान कितना है, 1.6 10 की पावर -19 पाई, और इन सब का मान रखने से हमारे पास B का मान आ जाएगा 1.6 टेस्ला। कितना आएगा, 1.6 टेस्ला। नेक्स्ट अगला 118 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है। 118 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, एक परिनलिका की लंबाई दे रखी है, आंतरिक व्यास दे रखा है, इसमें I का मान दे रखा है 5.57 एम्पियर। इसमें 5 सुसंकुलित परतें हैं जिनमें से प्रत्येक में लंबाई L के साथ 850 फेरे हैं। कितने हैं, 850। कि कोयल के अंदर टर्न्स कितने हैं, तो सिंपल सी बात है, एक तो हमें ये देखना है कि परिनलिका की लंबाई कितनी है, तो यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएंगे। फिर उसमें से परतें कितनी बनी, मतलब एक कोयल ये बन गई, परिनलिका बन गई, तो इसके ऊपर फिर से एक कोयल बनाई, इसका कहने का मतलब ये है। तो ये उतने ही टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाते जाएंगे। तो हम अगर B का मान निकालें तो B का मान होता है μ0 Ni, फार्मूला ये होता है μ0 Ni। μ0 का मान तो μ0 पड़ा है, N का मान क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स 850 डिवाइड बाई इसकी लेंथ कितनी है 1.23, ठीक। और इसके बाद
करंट कितना फ्लो हो रहा है, इसमें करंट हो रहा है 5.57 एम्पियर। ये तो केवल एक सोलेनॉइड का है। अब इसमें हम कह रहे हैं कि इसके ऊपर 5 परतें और चढ़ी है, तो 5 से फिर मल्टीप्लाई कर दो। फाइनली इसका आंसर आएगा 24.2 मिली टेस्ला। कितना आएगा? 24.2 मिली टेस्ला। ये इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आ रही बात? सबको क्लियर हो गई? आगे बढ़े। 24.2 मिली टेस्ला। अब एक क्वेश्चन आता है, धारावाही कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र किस पर निर्भर नहीं करता? याद करो, एक फार्मूला होता है μ0 I अपॉन 4 पाई r स्क्वायर इंटू r थीटा। ये किसी भी चाप के लिए, किसी सर्कुलर कोयल के लिए, चाहे अर्ध चाप हो, उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो रेडियस पे डिपेंड करता है, करंट पे डिपेंड करता है, इसका मतलब कुंडली में प्रवाहित धारा पे करता है, नंबर ऑफ टर्न्स पे तो करता ही है। जितने ज्यादा फेरों की संख्या होगी मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा होगा। तो कुंडली की लंबाई पर निर्भर नहीं करता। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 119 के अंदर, 119 के अंदर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये सबको पता है, चुंबकीय क्षेत्र बदलने से, यानी उसमें चेंज करने से, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने से किसी मेटल के अंदर कौन सा करंट फ्लो होता है? भंवर धारा उत्पन्न होता है। कौन सी धारा उत्पन्न होती है भाई? भंवर धारा उत्पन्न होती है। अब एक क्वेश्चन आगे है, आरएलसी सीरीज के अंदर एलसीआर सर्किट है या आरएलसी परिपथ में प्रेरकत्व एल का मान दे रखा है और कैपेसिटेंस सी का मान दे रखा है, प्रतिरोध का मान दे रखा है। टी बराबर 0 पर सीरीज आरएलसी परिपथ में प्रेरकत्व 12 मिली हेनरी, धारिता 1.6 माइक्रोफेरड, प्रतिरोध 1.5 ओम और टी बराबर 0 समय पर दोलन करना शुरू करता है। तो किस समय पर परिपथ में आवेश दोलने के आयाम का प्रारंभिक मान का 50% रह जाएगा? आपको याद होगा, कोई कैपेसिटर चार्ज होता है तो चार्जिंग का फार्मूला क्या होता है? Q इजिकल टू क्यू नॉट ई की पावर माइनस टी आर अपॉन आता है 2L। ये फार्मूला आता है। हमें Q का मान कितना चाहिए? 50%। इसका मतलब Q नॉट बाई 2 कर दो 50%, दैट इज Q ई की पावर माइनस टी अपॉन आर 2L। Q नॉट से Q नॉट कैंसिल, इसका माइनस चिन्ह हटाने के लिए 2 इज इक्वल टू आ जाएगा ई की पावर टी आर अपॉन 2L। L है इंडक्टेंस। दोनों साइड में लॉगरिथम ले लो, लॉग लेने से log 2, इधर वाला चला गया 2r अपॉन 2L। ये सब मान रखो, t का मान अलग से निकाल लो, तो t का मान हमारे पास आएगा 11 मिली सेकेंड। कितना क्वेश्चन आएगा? 11 मिली सेकेंड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 121 में ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 122 नंबर, यांत्रिक राशि में द्रव्यमान के अनुरूप विद्युत राशि क्या होती है? प्रेरकत्व है। 123 नंबर में क्या होता है? 15 माइक्रोफेरेड वाला संधारित्र दे रखा है, 220 वोल्टेज, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से जुड़ा है, परिपथ में आरएमएस का मान ज्ञात करो। आपको पता होगा I इज इक्वल टू होता है V अपॉन XL। V अपॉन XL कैपेसिटर की बात चल रही है, और XC नॉट XL, XC का मान होता है 1 अपॉन ओमेगा C। ये पूरा मान रखो तो सही, आप करंट का मान आ जाएगा। V अपॉन 1 अपॉन ओमेगा C है तो ओमेगा C ऊपर चला गया, ये पूरा मान रखो, आंसर आ जाएगा। करंट का मान आएगा 1.04 एम्पियर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फेराडे के अलावा धारिता का अन्य मात्रक होता है सेकंड ओम इनवर्स। फेराडे के अलावा, अगला क्वेश्चन 124, 124 नंबर क्वेश्चन में फेराडे के अलावा अन्य मात्रक होता है सेकंड ओम इनवर्स। तो क्वेश्चन नंबर 124 में हमने देखा, क्वेश्चन नंबर 124 में हमने देखा कि फेराडे के अलावा धारिता का अन्य मात्रक फेराडे, आपको पता है C इज इक्वल टू होता है Q बाई V। Q का मान हमें पता है, Q का मान हमें पता है एम्पियर इंटू होता है टाइम, और V होता है वोल्ट में हमारे पास। इसको अगर मैं ढंग से लिखूं तो ये मान आ जाएगा, ये टाइम सेकंड में, और ये आ जाएगा V अपॉन ए मतलब एम्पियर, तो ये आ जाएगा ओम इनवर्स में, ओम इनवर्स सेकंड ओम इनवर्स। तो D इज द राइट आंसर, D इज द राइट आंसर। 125 में बोर मैग्नेटाइन की इकाई है जूल सेकंड। बोर मैग्नेटाइन म्यू बी की जो यूनिट होती है वो होती है जूल प्रति टेस्ला, जूल प्रति टेस्ला।
इसके बाद है दिए गए पदार्थ की फर्मी ऊर्जा एक क्वांटम अवस्था की ऊर्जा होती है। दिए गए पदार्थ की फर्मी ऊर्जा एक क्वांटम अवस्था की ऊर्जा होती है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन द्वारा प्रग्रहण करने की संभावना 0.5 होती है। क्योंकि फर्मी ऊर्जा स्तर में हम फर्मी डिराक स्टैटिक्स की बात करते हैं और फर्मी डिराक स्टैटिक्स हमें ये कहता है कि किसी इलेक्ट्रॉन के फर्मी एनर्जी लेवल में पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है, फर्मी एनर्जी लेवल्स में पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 होती है। 1/2 अर्थात 0.5। कंडक्शन बैंड में 0 केल्विन टेम्परेचर पर इसकी प्रोबेबिलिटी 0 रहती है। वैलेंस में इसकी प्रोबेबिलिटी 0.1 से 0 से 1 के बीच होती है। इसका मतलब फर्मी एनर्जी लेवल के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो ऑक्यूपेंसी है, प्रोबेबिलिटी जो है ऑक्यूपाइड होने की, वो है तो 0.5। नेक्स्ट अगला हमारे पास क्वेश्चन है, एन एलईडी इज constructed from a p-n junction based on a certain gallium arsenic p-type semiconductor material whose energy gap is 1.9 electron volt. What is the wavelength of the emitted light? इसका सिंपल सा एग्जांपल अपन देखें तो डेल्टा ई जी वाला एग्जांपल लो। डेल्टा ई जी इक्वल टू होता है एच न्यू या फिर एच सी अपॉन लेमडा। दिस इज डेल्टा ई जी। एनर्जी बैंड गैप की अगर बात करें तो एनर्जी बैंड गैप हमारे पास क्या होता है, डेल्टा ई जी इक्वल टू होता है ई सी माइनस ई वी, और इसका मान किसके बराबर होता है, एच न्यू के बराबर होता है। इसमें हमें लेमडा चाहिए। लेमडा का मान, डेल्टा ई जी का मान दे रखा है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और ये डेल्टा ई जी का मान आ गया बटा एच सी। एच का मान 6.6 टू 10 की पावर माइनस 34, सी का मान 3 इंटू 10 की पावर 8। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसका मान आता है 650 नैनोमीटर। इसका मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 128 नंबर क्वेश्चन, 127 में ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हाँ, ये एकदम डायरेक्ट फार्मूला है इसका। प्रग्रहित संभाव्यता Pe, यह संभाव्यता है दी गई है कि उपलब्ध अवस्था में को एक इलेक्ट्रॉन द्वारा प्रग्रहित कर लिया जाएगा। द occupancy probability Pe, the probability that given available in state will occupied by an electron। ये आपको पता होना चाहिए। फर्मी डिराक एमबी स्टैटिक्स, मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिक्स के अनुसार हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी Pe का जो फार्मूला होता है वो होता है 1 अपॉन ई की पावर ई माइनस ई एफ अपॉन के टी प्लस 1 होता है इसमें। और एक होता है बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स। बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स के अंदर जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है 1 अपॉन ई की पावर ई अपॉन के टी माइनस 1 होती है, बोस आइंस्टीन। बीई स्टैटिक्स की बात करें तो उसके अनुसार तो होती है, यानी बीई बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स कहाँ लागू होती है कि वे पार्टिकल्स जिनकी स्पिन जो होती है मल्टीपल इंटीजर्स के रूप में होती है, 0 1 2 3 के रूप में होती है, उनकी जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी स्टेट के अंदर ऑक्यूपेंसी होने की वो होती है 1 अपॉन ई की पावर ई अपॉन के टी माइनस 1 होती है। और एफ डी जो स्टैटिक्स है, फर्मी डिराक स्टैटिक्स जो है, उसमें पीई का जो मान आता है वो आता है 1 अपॉन ई की पावर ई माइनस ई एफ अपॉन के टी प्लस 1 होता है। हमें इलेक्ट्रॉन की बात कही है इसने, किसकी बात कही है, इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ऐसा पार्टिकल है जिसकी स्पिन हाफ इंटीजर के रूप में होती है, यानी कि ये फर्मी डिराक स्टैटिक्स का फॉलो करता है, इसलिए इसके लिए फॉर्मूला होगा पीई। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। एन टाइप अर्धचालक समग्र रूप से विद्युतीय न्यूट्रल होता है। इसमें कोई एन टाइप हो चाहे पी टाइप हो, इलेक्ट्रिकली सारे के सारे सेमीकंडक्टर्स क्या रहते हैं, न्यूट्रल रहते हैं। 130 नंबर में किसी धातु के लिए फर्मी ऊर्जा किस संबंध द्वारा उस धातु में प्रति इकाई आयतन चालन इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। फर्मी एनर्जी फॉर मेटल डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इन द मेटल बाय रिलेशन। इसका फॉर्मूला हमारे पास आना चाहिए एन की पावर 2/3। एक फार्मूला होता है फर्मी एनर्जी का, ई एफ इजिकल होता है एच स्क्वायर अपॉन 2m ई 3 पाई स्क्वायर एन ई की पावर 2/3। इसका मतलब एन की पावर होल पावर कितनी है,
2/3 है। एक दूसरा फार्मूला भी होता है, इसी का एक दूसरा रूप है, फर्मी एनर्जी E इक्वल टू होता है h² at mc 3n/πv 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 की होल पावर 2/3। तो यूनिट वॉल्यूम के अंदर यानी n/v की पावर कितनी है 2/3। ये फर्मी एनर्जी का फॉर्मूला है। इसमें हमें पता चलता है कि यूनिट वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो फर्मी एनर्जी के साथ किस प्रकार रिलेट है, n की पावर 2/3 के साथ। ऐसे ही अभी एक फॉर्मूला इलेक्ट्रॉनिक्स से आया है, मॉसफेट को ऑन और ऑफ मोड के बीच स्विच किया जाता है, ये VGS से किया जाता है। VGS जो है वो एक स्विच का काम करता है। मॉसफेट जो ट्रांजिस्टर है एक टाइप का, उसके अंदर ये इसका मान है कि VGS जो है वो ऑन और ऑफ यानी स्विचिंग का काम करता है। 132 नंबर तनी हुई डोरी के साथ तरंग किस पर निर्भर करती है। तनी हुई डोरी के साथ तरंग की गति किस पर निर्भर करती है। आपको फार्मूला पता होगा, V प्रोपोर्शनल टू रहता है टेंशन अपॉन यूनिट लेंथ में मास, यानी कि यूनिट लेंथ में लीनियर मास डेंसिटी जो होती है, रेखीय द्रव्यमान घनत्व और तनाव इन पर निर्भर करती है। तो डोरी का तनाव और रेखीय घनत्व इस पर निर्भर इसका वेग करता है। 11th क्लास का है हमारे चैप्टर, उसी में है ये। अप्रगामी तरंगों में नोड्स को किस रूप में संदर्भित किया जाता है। आपको पता है स्टैंडिंग जो वेव होती है इसमें नोड्स और एंटी नोड्स बनते हैं। क्या बनते हैं, नोड्स और एंटी नोड्स। तो आपको पता है एंटी नोड्स जो होते हैं वे पॉइंट जहां पर वेव का एम्पलीट्यूड जो है वो सबसे ज्यादा हो, दैट इज कॉल्ड एंटी नोड्स। और वे पॉइंट्स जहां पर एम्पलीट्यूड शून्य हो वे कहलाते हैं एंटी नोड्स। क्या कहलाते हैं, सॉरी नोड्स। क्या कहलाते हैं, नोड्स। तो इसका मतलब पोजीशन ऑफ जीरो एम्पलीट्यूड आर कॉल्ड नोड्स। शून्य आयाम की स्थिति वाले जो बिंदु होते हैं वो क्या कहलाते हैं, नोड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, नोड्स कहलाते हैं। इसके बाद आता है 134 नंबर, T इज इक्वल टू 300 केल्विन पर ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है T इजिकल टू 300 केल्विन पर ऑक्सीजन गैस के अणुओं की औसत गति क्या होगी। आपको पता होगा V एवरेज का फार्मूला होता है √8RT/πm। दिस इज द फार्मूला। एक फार्मूला होता है 8kT/πm, वो उसमें आता है मोलिकुलर वेट और साथ में अवोगाद्रो नंबर वाला kT भी होता है, 8kT/πm भी होता है। तो इसी फार्मूले में अगर हम मान रखते हैं 8 का k का सब का, तो V एवरेज का मान हमारे पास आ जाता है 445 मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब 134 में ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। इसमें हमें टी का मान दे रखा है, एम का मान। अब कह दो सर एम का मान हम कैसे ज्ञात करें। तो ऑक्सीजन में एम का मान दे रखा है इसने 0.0320। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 135 नंबर। 135 नंबर में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 220 ग्राम द्रव्यमान की बर्फ को 15 डिग्री सेंटीग्रेड द्रव अवस्था में, देखो ये किससे बदल रहा है, आइस से लिक्विड में जा रहा है, और लाने के लिए कितनी ऊष्मा अवशोषित करनी होगी और बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा भी इसने दे रखी है। इसका जो सॉल्यूशंस है वो 15.9 किलो जूल के करीब आएगा, क्योंकि इसमें जो टोटल हीट का जो फॉर्मूला है, एक लगेगा ms डेल्टा टी, ये पहले लगेगा आइस टू लिक्विड फॉर्म में आने के लिए हमारे लिए लगेगा Q इज इक्वल टू ml। पहले तो हम देखेंगे कि 10 डिग्री से 15 डिग्री तक जाने के लिए जितनी हीट चाहिए वो है ms डेल्टा टी, और एक है लेटेंट हीट जो कि फेज चेंज करती है, यानी 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, उसी से ही आइस से किस में बदल रहा है, वाटर में। तो इसके लिए Q इज इक्वल टू फार्मूला आएगा ml। m जो है आइस का होता है 80,
सॉरी मास इसने दे रखा है, मास दे रखा है 720 ग्राम, ग्राम को किलोग्राम में बदल दो, और एल होता है 80 किलो कैलोरी प्रति जूल। ये क्यू का मान आ जाएगा एक इस हिसाब से, और यहाँ आ जाएगा एम एस डेल्टा टी, एम का मान रखो, एस का मान विशिष्ट ऊष्मा इसने। दूसरा हमारे 136 नंबर हमें एल्फा का मान दे रखा है 11 × 10⁻⁶ डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। इसने गामा पूछा है, वॉल्यूम स्टील का रेखिक प्रसार गुणा 11 × 10⁻⁶ डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स है, तो इसका आयतन प्रसार गुणा गामा इजिकल टू होता है 3 अल्फा, 3 से मल्टीप्लाई करो आ जाएगा 33 × 10⁻⁶ डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। दिस इज द आंसर, इसका मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 136 में ऑप्शन है डी। 139 में आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किसका फलन है? तो आंतरिक ऊर्जा हमेशा टेम्परेचर का फंक्शन होती है। किसका फंक्शन होती है? टेम्परेचर का। मेरे हिसाब से 137 में 14 एटम है और 138 में हमारे पास 15-20 जूल के करीब आता है। जिस हिसाब से मैंने इनको करके देखा उस हिसाब से, फिर भी मैं इनके बारे में श्योर नहीं हूँ इन दो क्वेश्चंस के, 137 138। हाँ, 141 नंबर में और 142 नंबर में, इन दोनों में ऑप्शन आता है ए, और दोनों में भी ए आता है। एक 43 न्यूटन, एक आता है 10 न्यूटन के करीब। नेक्स्ट आता है 143 नंबर क्वेश्चंस। 143 नंबर क्वेश्चंस में हमें ये बताना है कि कोई एक गुब्बारा है, उसमें हमने हीलियम गैस भर रखी है, और गुब्बारे के द्वारा जो वेट उठाया जाता है उसका मान इसने दे रखा है। उसने इसका मान दे रखा है। इसने कहा है कि हीलियम की वॉल्यूम ज्ञात करो, हीलियम का वॉल्यूम ज्ञात करो। याद होगा आपको, मास का फार्मूला होता है, मास का फार्मूला होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। हमें वॉल्यूम ज्ञात करना है। हीलियम की डेंसिटी इसने दे रखी है, तो हीलियम के लिए मास कितना चाहिए? अब हीलियम क्या है कि अपवर्ड फोर्स लगाता है। हीलियम के लिए भी जो फोर्स है वो लगभग कितना होना चाहिए? उतना ही जितना इसमें नीचे की तरफ mg लग रहा है। इसका मतलब ये है कि जितना किलोग्राम का वेट ये उठा रहा है उतना ही हीलियम को ऊपर की तरफ फोर्स लगना चाहिए। अगर बैलेंसिंग में है तो ये ऊपर ले जाएगा। इसका मतलब हीलियम के लिए मास जो है वो 180 किलोग्राम होना चाहिए, और डेंसिटी इसकी दे रखी है। इस हिसाब से इसका वॉल्यूम आप निकाल सकते हो। चेक करें आप अपने स्तर पर। ऊर्जा बैंड आरेख के सिद्धांत में कार्य फलन को मापा जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये सिंपल सी बात है। एनर्जी बैंड जो है उसमें वर्क फंक्शन जो है, वर्क फंक्शन W को हम कह सकते हैं hν0 को या तो जूल में मेजर करो, और जूल इसमें नहीं दे रखा है तो हम किस में ज्ञात करेंगे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करेंगे। बाकी कोई उसमें ऑप्शंस दे नहीं रखा है। फिर है, यदि B के सापेक्ष A 0.93 वेग से गति कर रहा है तो B की तुलना में A का मोटा तौर पर, यानी टाउ इजिकल टू τ0/√1 - v² वाले फॉर्मूले से इसका मान आप निकाल सकते हो। इसी हिसाब से हमारे पास फॉर्मूले में मान आता है 147 नंबर। देखें, ये 43, 44, 45, 46, इन 43 नंबर क्वेश्चंस में हमें वेवलेंथ दे रखी है। वेवलेंथ में भी कंडीशंस देखो, X-ray of wavelength 10 picometers are scattered from a target. What is the wavelength of X-ray scattered through 45 डिग्री? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इन्होंने दिया है। एक कोई वेव है जो किसी क्रिस्टल से टकराती है, और टकराने के बाद वो दूसरी साइड में स्कैटर्ड होती है। इसकी वेवलेंथ लैम्डा डैश मान सकते हो, इसकी लैम्डा मान सकते हो। तो हमें इस बात का पता है कॉम्पटन इफेक्ट से कि लेमडा और लेमडा डैश में जो डिफरेंस आता है, लेमडा माइनस लेमडा डैश, दैट इज आता है h/m0c 1 - cos phi। ये इसका फॉर्मूला है 1 - cos phi। तो लेमडा डैश हमें ज्ञात करना है, और लेमडा का मान हमें दे रखा है। लेमडा का मान दे रखा है 10 पिकोमीटर, और h का मान हमें पता है, m0 इलेक्ट्रॉन के लिए होता है, c भी पता है। और वैसे देखें तो h/m0c है ना, इसका मान फिक्स होता है 0.0242, दैट इज, और 1 - cos phi, cos phi का मतलब cos 45 डिग्री, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, लेमडा का मान आ जाएगा इधर। जैसे ही आप इन सब को मल्टीप्लाई करोगे, लेमडा के साथ ऐड करोगे, तो इसका मान आ जाएगा 10.7 पिकोमीटर। इसका मतलब इसकी वेवलेंथ
बढ़ जाती है, 0.7 टाइम्स बढ़ जाती है। यही कॉम्पटन ने कहा था कि स्कैटर्ड जो वेव है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है इंसिडेंट वेव की वेवलेंथ से। अगला हमारे पास है हाइड्रोजन परमाणु की कुल ऊर्जा दे रखी है। ये तो 12th क्लास का चैप्टर नंबर 12 का इनिशियली जब हम बोहर मॉडल पढ़ते हैं तो उसमें आता है रेडियस आर का मान 0.53 एंगस्ट्रम। विच एलिमेंट हैज़ के अल्फा एक्सरे लाइन्स हुज वेवलेंथ इज 0.18। ये कोबाल्ट एक ऐसा एलिमेंट है जिससे जो एक्सरे निकलती है उसकी वेवलेंथ 0.18 नैनोमीटर होती है। अब बात आती है 150 नंबर क्वेश्चंस की। निम्नलिखित में से कौन सा पाउली के अपवर्जन सिद्धांत का पालन करता है? पाउली के अपवर्जन का सिद्धांत काम करने वाला है फर्मियोन, न कि बोसोन। बोसोन वे पार्टिकल है जो पाउली के अपवर्जन सिद्धांत का काम पाउली के अपवर्जन सिद्धांत पर कार्य नहीं करते या उसका पालन नहीं करते। फर्मियोन जो है पाउली के एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पर फॉलो करते हैं। तो इस प्रकार हमने 100 में से 90 और 95 के करीब क्वेश्चंस का डिस्कशन किया है। कि जैसा भी लगा हो आप अपना सुझाव मुझे दें और मैं और अच्छा गुणवत्ता से आपको वीडियो उपलब्ध करवा सकूं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।